स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। दासी कहानी के अंतिम वीडियो में मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में समीक्षा लेखन पर बातचीत करूंगा और यह जो समीक्षा लेखन है, आज जिस बारे में मैं बात कर रहा हूं, ये दासी कहानी पर आधारित है। सबसे पहले किसी भी कहानी की समीक्षा लिखने से पहले आप इंट्रो देंगे, उस कहानी के बारे में थोड़ा सा लेखक का नाम, थोड़ा परिचय 2 लाइन या 3 लाइन का देंगे। इसके बाद पहली पॉइंट होगी आपकी शीर्षक, यानी आप टाइटल के बारे में लिखेंगे। जैसा कि मैंने लिखा है, आप देख सकते हैं, प्रसाद की दासी कहानी का शीर्षक उचित है। एक ओर यह जिज्ञासा को प्रबल करता है तो दूसरी तरफ कथा वस्तु की तरफ आकृष्ट करता है। कहानी के माध्यम से तत्कालीन समाज में दासियों की स्थिति का पता चलता है, तो चलता ही है, साथ ही समाज के लोगों की मनोदशा का पता लगता है। अतः इस कहानी का शीर्षक सार्थक है। दूसरी पॉइंट है कथानक या कथा वस्तु। कहानी की कथा वस्तु 2 दासियों फिरोजा और इरावती से संबद्ध यानी जुड़ी है। कहानी के प्रारंभ में फिरोजा के माध्यम से कहानीकार ने एक निराश और हताश प्रेमी के जीवन में आशा का संचार करवाया। फिरोजा की बातों से बलराज में एक बार आशा जागृत होती है और वही राजा तिलक के मन में बसे विचारों को भी पाठकों के समक्ष ला दिया गया है। फिरोजा की बातों ने उसकी मनोवृत्तियों में भयानक हलचल मचा दी थी। अंत में तिलक फिरोजा को भी वापस हिंदुस्तान भेज देते हैं। तो कथानक या कथा वस्तु यानी कहानी को संक्षेप में हम बताएंगे क्या है। दूसरे अंश में इरावती की चर्चा है, जिसका भाई तिलक प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण अपनी बहन को छोड़कर चला जाता है। यह इरावती बलराज से प्रेम करती है, लेकिन बलराज भी धन कामना से उसे छोड़ तुर्किस्तान चला जाता है। इसके बाद इरा को नारकीय जीवन जीना पड़ता है। कहानीकार ने बलराज से मिलन होने पर स्वयं इरा द्वारा उसके समय के मानव व्यापार को दर्शाया। आपको याद होगा, जब मंदिर में दोनों मिलते हैं तब इरा अपने बारे में बताती है। कहानी के अंत में बलराज और अहमद के बीच होने वाला युद्ध 2 शक्तियों का संघर्ष था। अहमद की स्वतंत्र सत्ता की इच्छा बलराज द्वारा उसके बंधे जाने पर समाप्त हो जाती है, लेकिन फिरोजा एक समर्पित प्रेमिका की तरह अहमद की समाधि की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन बिता देती है। तो इस तरह से मैंने छोटा में लिखा है और इसी तरह आप लिखने की कोशिश करिएगा। तो कथानक या कथा वस्तु यानी कहानी के बारे में छोटा सा बताएंगे, छोटा सा। इसके बाद जो तीसरी पॉइंट होती है पात्र एवं चरित्र चित्रण। पात्र एवं चरित्र चित्रण पर मैंने देखा है कि एक क्वेश्चन आया है कि दासी पात्रों के आधार पर दासी कहानी की समीक्षा कीजिए। तो इस तरह छोटे में भी क्वेश्चन आएगा, जो कि 5 नंबर का बन सकता है। आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन 12.5 नंबर का बनेगा, उसमें मैंने बताया था 5 नंबर का व्याख्यात्मक प्रश्न आता है, तो इसी तरह इसको भी दिया जा सकता है। बात करें पात्र एवं चरित्र चित्रण की, तो कहानी के प्रमुख पात्रों में फिरोजा और इरावती नाम की 2 दासियां हैं। गौण पात्रों में गौण यानी सेकेंडरी जो कैरेक्टर हैं, राजा तिलक, अहमद एवं बलराज हैं। अन्य पात्रों में नियाल्तगीन, सुल्तान महमूद, काशी का महाजन आदि हैं। फिरोजा और इरावती के चरित्र के माध्यम से ही कथा वस्तु का विस्तार होता है और इनका चरित्र सबसे प्रभावी है। राजा तिलक भी फिरोजा की बातें सुनकर अपनी बहन इरावती को याद करते हैं और उनका कोमल पक्ष उजागर होता है। बलराज पहले आत्महंता बनने जाता है, परंतु फिरोजा की बातों से उसमें आशा का संचार होता है और हिंदुस्तान इरावती से पुनः मिलने आता है। कहानी के अंत में इरा उसे अपनाती भी है। अहमद इरा से दुर्व्यवहार करने की चेष्टा के कारण एक क्षण के लिए फिरोजा की नज़रों में गिर जाता है, किंतु फिरोजा सच्ची प्रेयसी होने के कारण उसे माफ़ कर देती है। अहमद अपनी कोमल वृत्तियाँ खोकर पंजाब का अधिपति बनना चाहता है और सुल्तान को चुनौती देता है। तिलक अंत में चिनाब प्रांत का स्वामी बलराज को बनाकर इरा का हाथ उसे थमा देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, अंत में वो अहमद लड़ाई में मारा जाता है। इसके बाद चौथी पॉइंट जो होती है संवाद या कथोपकथन होता है, यानी जो छोटे बड़े संवाद होते हैं, कथन होते हैं।
उस पर विचार करेंगे। तो कहानी के संवाद सरल एवं सुबोध हैं। प्रसाद जी एक नाटककार भी थे, अतः कहीं कहीं नाटकीय रूप में भी संवाद दिखलाई पड़ते हैं। जैसे बलराज को तुम प्यार करती हो? मैं नहीं जानती, आकस्मिक उत्तर मिला। यह हम देखते हैं फिरोजा हीरा से पूछती है। पात्र के अनुरूप संवाद योजना का एक हम नमूना देख सकते हैं। फिरोजा अहमद से कहती है, मैं बिकी हूँ अहमद, भला तुम मेरे हाथ क्यों बिकने लगे? लेकिन तुमको मालूम है कि तुमने अभी राजा तिलक को मेरा दाम नहीं चुकाया, इसलिए जाती हूँ। तो अगर आपको 5 नंबर में दिया जाता है संवाद पे थोड़ा बढ़ा के लिख सकते हैं। ये 12.5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन पर आधारित है। फिर भाषा शैली 5वीं पॉइंट होती है। कहानी की भाषा पात्रानुकूल है, यानी जैसे कैरेक्टर है उस अनुसार भाषा है। यह मूलतः संस्कृतनिष्ठ हिंदी है, किंतु पात्र के अनुकूल उर्दू एवं अरबी के शब्दों जैसे गुलामी, दीनारें, कमख्वाब, मालगुजारी आदि का भी प्रयोग है। कहीं कहीं काव्यमयी भाषा का भी प्रयोग है, जैसे अहमद का सोई हुई इरा को देखना। इसमें प्रसाद जी काव्यमयी भाषा का प्रयोग करते हैं। अहमद ने वारुणी विलसित नेत्रों से देखा उस रूप माधुरी को जिसमें स्वाभाविकता थी, बनावट नहीं। इसके अलावा मुहावरों का प्रयोग है, जैसे सिर पीटना, छाती फाड़ना, सिर नीचा करना, जैसे मुहावरों का भी प्रयोग है। इसके बाद हम देखते हैं जो छठी हमारी पॉइंट होती है, वो छठी जो पॉइंट होती है वो होता है देश, काल एवं वातावरण। प्रस्तुत कहानी का वातावरण मध्ययुगीन भारत का है। देश, काल एवं वातावरण कैसा युग है, कैसा परिवेश है, उस आधार पे हम कहानी की समीक्षा करते हैं। तो प्रस्तुत कहानी का वातावरण मध्ययुगीन भारत का है। उस समय संपूर्ण भारत तुर्क व अफगानी शासकों के अधीन था। देसी राजे रजवाड़े अपने क्षुद्र स्वार्थ को पूरा करने के लिए प्रायः इन्हीं शासकों का साथ देते थे। आपस की फूट व कला के परिणाम स्वरूप भारत में केंद्रीय सत्ता छिन्न भिन्न हो गई थी। देसी लोग एवं देसी समाज अपने नैतिक व चारित्रिक दायित्व को भूल गए थे। इसका उदाहरण एक तरफ अहमद है तो दूसरी तरफ तिलक यानी राजा साहब हैं, जो अपनी जिम्मेवारी कर लेना, तुर्कों के साथ मिलकर अपने ही जाति व देश के विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं। वह आगे चलकर इसका पश्चाताप करते हैं। उसकी वेदना कहानीकार इस प्रकार रखते हैं जब वो अपनी बात फिरोजा से राजा साहब कहते हैं, मेरी एक छोटी बहन थी, वह वहाँ है, क्या दुख उसने पाया, मरी या जीती है, इन कई वर्षों से मैंने इसे जानने की चेष्टा भी नहीं की। अपने आराम में मस्त, अपनी उन्नति में विस्मृत गजनी में बैठा हुआ हिंदुस्तान को, अपनी जन्मभूमि को और उसके दुख दर्द को भूल गया हूँ। इन सब के अलावा प्रमुख रूप से स्त्री की सामाजिक स्थिति को यहाँ दिखाया गया है। दास प्रथा में स्त्री की क्या दुर्गति थी, इस पर प्रसाद जी का काफ़ी फोकस है। इन सब के बावजूद मानवीय प्रेम व संवेदना इस युग में बनी रहती है, ऐसा फिरोजा के चरित्र के माध्यम से स्पष्ट होता है। अस्तु यानी इस प्रकार कहानी की समीक्षात्मक विवेचना इसे सर्वगुण संपन्न कहानी सिद्ध करती है, जो अपने काल व समाज से संबद्ध है। तो यह मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है, ये हमारी भाषा हमारे स्टैंडर्ड की है। आप अपनी भाषा में इस चीज़ को लिखेंगे, ऐसी उम्मीद है। फिर मैं पूरा आपको दिखा दे रहा हूँ कौन कौन सी पॉइंट रहेंगी। पहला आप इंट्रो लिखिएगा, फिर शीर्षक लिखिएगा, कथानक या कथा वस्तु लिखिएगा, इसके बाद पात्र एवं चरित्र चित्रण लिखिएगा, इसके बाद संवाद व कथोपकथन लिखिएगा, इसके बाद भाषा शैली लिखिएगा, इसके बाद अंत में देश, काल एवं वातावरण लिखिएगा। तो अगर आप इन 6 पॉइंट्स को फॉलो करके किसी भी कहानी की समीक्षा आप लिख सकते हैं। तो इस तरह आज मैंने इस वीडियो में समीक्षा लेखन किया है
और जो प्रश्न बने थे मैंने इस कहानी में बता दिया है। फिलहाल इस तरह यह कहानी समाप्त हुई। अच्छा लगेगा कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको छोटे बड़े जो वीडियो आ रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तब तक के लिए